लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। जो हमसे टकराएगा वो कुत्ते की मौत यहाँ पर देखो मारा जाएगा। नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं इस बात का। और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित। 6 दिसंबर 1992 हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक यात्रा का सबसे दर्दनाक दिन। इस दिन अयोध्या में जो कुछ हुआ वो इतिहास बन गया। बाबरी मस्जिद की शहादत एक ऐसा पल था जब धर्म के नाम पर भड़काई गई भीड़ ने कानून को पैरों तले रौंद दिया था। ये वो दिन था जब उन्मादी भीड़ संवैधानिक मूल्यों पर ताख पर रखकर आगे बढ़ गई। आज 6 दिसंबर 2024 को इस घटना के 32 साल गुजर चुके हैं और मुसलमानों के दिल में ये जख्म आज भी हरा है। कहा जाता है कि 6 दिसंबर 1992 के दिन के करीब 12 बजे हजारों की तादाद में कार सेवकों ने हमला बोल दिया था। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इस भीड़ ने जमकर तांडव बरपाया और बाबरी ढांचे को यानी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। लोग वहां से मिट्टी और ईंटें भी उठाकर ले आए। 6 बजे तक वहां एकदम सन्नाटा पसर गया था। इस मामले में सालों तक केस चला लेकिन सजा किसी को नहीं हुई। 6 दिसंबर की ये कहानी 3 दिसंबर से शुरू हो चुकी थी। 3 दिसंबर 1992 को अयोध्या में शाम को कार सेवक पाइपलाइन बिछाने के लिए गड्ढा खोद रहे थे जहां कार सेवा होने जा रही थी। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के परिसर में कुछ भी करने से पूरी तरह से रोक लगाई है, लेकिन उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन इस बात का पता जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किए गए पर्यवेक्षक डिस्ट्रिक्ट जज प्रेम शंकर गुप्ता को मिली, उन्होंने फौरन डीएम को बुलाया। लेकिन कार सेवकों ने उनकी एक ना सुनी और वहां वो बस हो रहा था जो कार सेवक करना चाहते थे। और फिर आया 6 दिसंबर जिस दिन ये पूरा तांडव बरपाया गया। 6 दिसंबर तक अयोध्या में 5 से 6 लाख कार सेवक इकट्ठा हो चुके थे। इस दिन सुबह सुबह कार सेवक सरयू जल और बालू से राम जन्मभूमि के परिसर की पूजा करना चाहते थे। वो सरयू से पानी और बालू लेकर जा रहे थे। बाबरी मस्जिद से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर रामकथा कुंज था जहां भाजपा और वीएचपी की बैठक चल रही थी। इस बैठक में बीजेपी लीडर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी रितंभरा, अशोक सिंघल जैसे तमाम कट्टर हिंदूवादी लीडर मौजूद थे। 8 बजे के आसपास वहां विजया राजे सिंधिया भी पहुंच गई और मस्जिद के सामने बने चबूतरे के पास पहुंची जहां कार सेवक पूजा कर रहे थे। लेकिन इसी बीच पूजा के दरमियान 12 से 12:15 बजे के बीच अचानक लोग भड़क उठे। भीड़ बाबरी मस्जिद की हिफाजत में लगे लोहे के मोटे मोटे पाइप पर चढ़ने लगी और देखते देखते भीड़ मस्जिद को शहीद करना शुरू कर चुकी थी। 1:30 पर पहला गुंबद ढहा दिया गया और 5 बजते सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। शाम 6 बजे तक उस जगह मुर्दारी सी छा गई थी। बाबरी मस्जिद जिन दिनों शहीद की गई उस वक्त उत्तर प्रदेश में भाजपा के कल्याण सिंह की सरकार थी। सीएम कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उनकी सरकार बाबरी मस्जिद की हिफाजत करेगी। भाजपा की तरफ से विजया राजे सिंधिया ने भी लिखित में सुप्रीम कोर्ट को ये बात कही थी। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद इनके वादों पर सवाल भी उठने लगे, लेकिन कुछ खास एक्शन होता हुआ देखा नहीं गया। मस्जिद की शहादत मामले में राम जन्मभूमि एसओ प्रियवंदा नाथ शुक्ला ने पहली एफआईआर संख्या 1997/1992 दर्ज कराई थी। इस एफआईआर में लिखा गया था कि लाखों कार सेवकों ने बाबरी ढांचे पर हमला करके गिराया है। इन कार सेवकों पर धर्म की बुनियाद पर नफरत फैलाने, डकैती डालने, लूटपाट करने और मारपीट के इल्जाम लगाए गए थे। बाबरी मस्जिद मामले में राम जन्मभूमि थाने के एएसआई गंगा प्रसाद तिवारी ने दूसरी एफआईआर संख्या 198/1992 दर्ज कराई थी। इस एफआईआर में भाजपा लीडर लाल कृष्ण आडवाणी का नाम भी शामिल था। इसके अलावा वीएचपी के तत्कालीन महासचिव अशोक सिंघल, बजरंग दल के नेता विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी रितंभरा, मुरली मनोहर जोशी, गिरिराज किशोर और विष्णु हरि डालमिया का नाम भी शामिल था। इन सभी के ऊपर भड़काऊ भाषण देने का इल्जाम लगाया गया था। कहा यह गया था कि इनके भड़काऊ भाषण को सुनने के बाद ही भीड़ ने गुस्से में आकर बाबरी मस्जिद पर हमला बोला था। फिर तुमको धिक्कारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, शिवसेना अब निकल पड़ी, सर पे कफन बांध के देखो बजरंगी की फौज चली, गली गली में
रिपोर्ट के मुताबिक इन नामजद आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया था। फैजाबाद में ट्रायल मुमकिन नहीं होने की वजह से इस केस को रायबरेली ट्रांसफर कर दिया गया। इस केस में इन 2 एफआईआर के अलावा और 47 केस भी दर्ज किए गए थे, यानी 6 दिसंबर 1992 की घटना से जुड़ी कुल 49 एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें ज्यादातर मामले वहां की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों से मारपीट के भी थे। मार्च 1993 तक इन सभी केस में 49 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई थी। इस मामले की 2 मुख्य एफआईआर संख्या 197/1992 और संख्या 198/1992 एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इसीलिए इस केस में सीबीआई ने लखनऊ की कोर्ट में एक कंपोजिट चार्जशीट दाखिल की, जिसके बाद लखनऊ कोर्ट ने यह तय किया कि आरोपियों के खिलाफ अब किन किन धाराओं में मुकदमा चलेगा। इसके बाद आडवाणी, जोशी, उमा भारती जैसे तमाम 8 आरोपियों ने हाईकोर्ट में पुनः विचार याचिका दायर कर दी, जिस पर कोर्ट ने कहा कि ये दोनों केस अलग अलग हैं। इसके बाद आडवाणी समेत 8 लोगों का केस फिर से रायबरेली कोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन फिर इसके खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 2001 में कहा कि दोनों केस लखनऊ में ही चलने चाहिए और फिर आडवाणी समेत 8 लोगों का केस लखनऊ में चलने लगा। 2003 में सीबीआई ने आडवाणी समेत 8 लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। इसमें बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने वाला अहम इल्जाम जोड़ा नहीं गया था, क्योंकि इस केस में अलग एफआईआर की गई थी। इस रायबरेली कोर्ट ने सबूतों की कमी के चलते आडवाणी समेत 8 लोगों को बरी कर दिया था। साल 2005 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रायबरेली कोर्ट के इस आदेश को रद्द कर दिया और फिर से आडवाणी समेत 8 लोगों के खिलाफ रायबरेली कोर्ट ने आरोप तय कर दिए, जिसमें पहली गवाही 2007 में दर्ज हुई। रिपोर्ट के मुताबिक ये केस 28 साल तक चला। 49 आरोपियों में 17 लोगों की मौत ट्रायल के दौरान ही हो चुकी थी। इसके बाद आया 30 सितंबर 2020 का वो दिन जब लखनऊ की सीबीआई कोर्ट को आडवाणी समेत तमाम 32 आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। बताया जाता है कि इस केस में लगभग 500 गवाह थे। 70 कैसेट सबूत के तौर पर पेश किए गए थे, जिसमें वो फोटो और वीडियो थीं जिनकी बिना पर आरोपियों पर लगे इल्जाम सच साबित हो सकते थे। लेकिन बावजूद इसके सीबीआई कोर्ट के सामने ये साबित नहीं कर पाई थी कि ये कोई सोची समझी साजिश थी। इसमें बड़ी बात ये भी है कि किसी ने भी सरकारी अधिकारी या फिर पुलिस वाले ने ये नहीं कहा था कि मस्जिद को ढहाने वालों में नामजद आरोपियों का हाथ था या नहीं। बाबरी केस में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। सीबीआई ने इस फैसले में कोई अपील नहीं की थी। हालांकि उस वक्त के मीडिया रिपोर्ट में सीबीआई के जांच के तरीकों पर भी सवाल उठाए गए थे। कहा गया था कि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में इस बात पर ज्यादा फोकस नहीं किया था कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले या माहौल को खराब करने वाले आखिर वो लोग कौन थे। इसमें यह भी नहीं बताया गया था कि आखिर 12 बजे तक सब कुछ ठीक चल रहा था तो अचानक 12:15 बजे तक भीड़ वहां इतनी उतावली क्यों हो गई और उसने किस तरीके से इस तरह कहर बरपा दिया था। इस दिन के बाद से देश की सियासत को उसका अब तक का सबसे बड़ा मुद्दा मिल चुका था। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद से न जाने कितने सियासी लीडरान की दुकानें दशकों तक चलती रहीं या आज भी चल रही हैं। फिर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला विराजमान तीनों के दावे थे, लेकिन इस विवादित भूमि का मालिकाना हक रामलला विराजमान को दिया गया और मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन देने का फैसला सुना दिया गया। मंदिर बनाने का और मुस्लिम पक्ष को ये साफ साफ कहा कि उनकी मस्जिद जो वहां पहले थी अब नहीं है, उसके एवज में उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, उनको 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। इस फैसले पर मुसलमानों ने देश में इत्मीनान जाहिर करते हुए शांति की खातिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दिल खोल कर कबूल कर लिया था, इस उम्मीद के साथ कि शायद अब ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और मंदिर मस्जिद की सियासत से देश की सियासत को छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ अंत नहीं बल्कि शुरुआत थी, क्योंकि बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञानवापी मस्जिद, संभल जामा मस्जिद, अजमेर दरगाह और अब दिल्ली की शाही जामा मस्जिद, ये तमाम वो जगह हैं जहाँ कट्टरपंथी सोच रखने वाले या फिर देश के अमन को गारत करने वाले लोग मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। लोगों की जानें जा रही हैं और ये कब खत्म होगा ये कुछ भी कहना नामुमकिन है। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों के पीछे की असल खबर, खबरों का क्या होगा आप पर असर। देखिए न्यूज एंड व्यूज विद शफान अंसारी।